नाउ इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा कि डिफरेंट रीज़न कि वाई वी हैव नाउ वाई द सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट टूल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, सो अभी इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द टेस्ट टूल. ओके, नाउ दिस आर द 4 categories of the criteria for selecting the test tool, that is meeting requirement, technology expectation, then training and skill, and management aspect. Okay, so these are the different criteria that we have to remember while selecting the test tool. Okay, now our first criteria, that is meeting requirement. Now here, first there are plenty of tools available in the market, but rarely do they meet all the requirement of the given product or given organization. देखो यहाँ पे कि मार्केट में बहुत सारे टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोई रेयरली ऐसा टूल रहेगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके ऑल रिक्वायरमेंट मतलब सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. ओके, सो the secondly, the test tool are usually one generation behind and many may not provide backward and forward compatibility with the product under test. देखो यहाँ पे सेकेंडली व्हाट यू हैव टू कंसिडर हियर. ना द टेस्ट टूल जो आप लोग यूजली जनरेट किया है मे नॉट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कंपेबिलिटी विद द प्रोडक्ट अंडर द टेस्ट. देन व्हाट इज थर्ड पार्ट. Now thirdly, the test tool may not go through the same amount of value evaluation for new requirement. For example, during year 2000 testing, some of the tool could not be used for the testing as they had similar problem as that of the product. देखो फर्स्ट मीटिंग रिक्वायरमेंट में फर्स्ट ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट कि ऐसा कोई ऐसा टूल ने मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, पर रेयरली कोई ऐसा टूल रहेगा जो सारे रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोडक्ट की या ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफिल कर सके. ओके, देन इन सेकेंडली व्हाट यू हैव टू कंसिडर, द टेस्ट टूल आर यूजुअली वन जनरेशन बिहाइंड. जो टेस्ट टूल हमारा रहता है दैट इज द बिहाइंड द वन जनरेशन. एंड द थर्डली, द टूल may not go through the same amount of evaluation for a new requirement. मतलब जो फॉर एग्जांपल हम लोग ने हमारा सॉफ्टवेयर है उसको अभी टेस्ट किया है तो उसमें हम लोग की फॉर एग्जांपल न्यू रिक्वायरमेंट है हमारी तो उसको फुलफिल ना भी कर सके जो हम लोग ने टेस्ट टूल पहले यूज़ किया है वो. ओके, देन फाइनली अ नंबर ऑफ टेस्ट टूल कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट फेलर एंड टेस्ट फेलर. This cause increase analysis time and manual testing. ओके, देखो कि जो भी टूल्स हम लोग ने यूज़ किए हैं फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है किसके बीच में, हमारे जो भी प्रोडक्ट फेलर है या टेस्ट फेलर है. तो इससे क्या इंक्रीज होता है, जो भी हमारा एनालिसिस टाइम है कि क्यों हमारा टेस्ट फेल हो गया है और जो भी तो उसके लिए हम लोग को मैनुअल टेस्टिंग करना पड़ेगा. So it requires the time for the analysis and the manual testing. Okay, so first हमारा criteria है that is meeting requirement. So while you are selecting any testing tool, you have to remember this point. Okay. Then next है हमारा technology expectation. Now what do you mean by technology expectation? Now here the firstly, the test tool in general may not allow test developer to extend, modify the functionality of the framework. So extending the functionality require going back to the tool vendor and involve the additional cost and effort. देखो फॉर एग्जांपल आप लोग ने कोई एक टेस्ट टूल सिलेक्ट किया है तो जो भी हमारा टेस्ट टूल है वो क्या अलाउ नहीं करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि कोई भी जो भी हमारी फंक्शनलिटी है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता है और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है. फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज में आपके पास फॉरगॉट पासवर्ड का पॉइंट नहीं था तो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्या किया कि उसमें फॉरवर्ड पासवर्ड का एक फील्ड डाल दिए. ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी थी वो चेंज हो गई. तो जो ये फंक्शनलिटी चेंज हुई उसके हिसाब से उसको वो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा टेस्टिंग टूल है उसको फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा
दैट इन्वॉल्व द कॉस्ट एंड एफर्ट। तो उसमें आपका जो भी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो सकता है और एफर्ट भी रिक्वायर होगा ना टू चेंज दैट टूल। सो एक्सटेंसिबिलिटी इज द कस्टमाइजिंग द इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द टेस्ट टूल। देन सेकेंडली क्या है, अ गुड नंबर ऑफ टेस्ट टूल रिक्वायर देयर लाइब्रेरीज टू बी लिंक विद द प्रोडक्ट binaries. So when these libraries are linked with the source code in the product, it is called as the instrumented code. So here this cause the portion of the testing will be repeated after those libraries are removed. As a result of the certain type of testing will be different and better than those libraries are removed. देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ किए आपके कोड में, ओके। तो क्या होगा, ऐसे जो कोड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंटेड कोड, जिसमें हम लोग जो लाइब्रेरीज है वो अटैच करते हैं इन वो कोड, ओके। सो तो ऐसे जो कोड है उसको रिपीटेडली हम लोग टेस्ट करते हैं। तो जब हम लोग ने लाइब्रेरी रिमूव की है तो इसमें क्या होगा कि जो भी है तो उसके हिसाब से आप लोग की टेस्टिंग टाइप भी चेंज होगी, ओके। सो हियर द फाइनली द टेस्ट टूल आर नॉट 100% क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो दिस अवर सेकेंड क्राइटेरिया, दैट इज टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आप लोग की फंक्शनलिटी चेंज होती है देन यू हैव टू चेंज योर टूल्स अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शनलिटी। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग स्किल। Now, while test took require plenty of training, very few vendors provide training to the required level. So, organizational level training is needed to deploy the test tool, as the user of the test tool are not only the test team, but the development team and other area like configuration management. देखो यहाँ पे क्या होता है टेस्टिंग स्किल में कि जो वेंडर हम लोग को टेस्टिंग टूल प्रोवाइड करता है, ओके, तो ऐसे थोड़े ही वेंडर रहते हैं जो टेस्टिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर दैट टूल, ओके। सो हम लोग का जो भी टेस्टिंग टूल है उसकी जो ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंडक्ट करनी रहती है और यहाँ पे जो भी टेस्टर रहता है दे हैव टू गेट द ट्रेनिंग फॉर दैट टेस्टिंग टूल्स, ओके। देन द फोर्थ वन है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट। नाउ हियर द टूल increase the system requirement and require the hardware and software to be upgraded. So migration from one test tool to the another may be difficult and require lot of effort. देखो यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी हमारा टेस्टिंग टूल है वो इंक्रीज होता है विद जो भी हमारी फंक्शनलिटी या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो माइग्रेशन होता है एक टूल से दूसरे टूल्स में दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो डिप्लॉयमेंट टेस्ट टूल रिक्वायर मच एफर्ट एंड डिप्लॉय द प्रोडक्ट इन द कंपनी। सो and that is our fourth criteria, that is management aspect. So these are the different criteria for the testing tools, that is meeting requirement, then technology expectation, training and management aspect, okay. Now our next topic, that is when to use automated test tool. Now here automated tool used for increase the effectiveness, efficiency and coverage of software testing. Now हम लोग क्यों सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड टूल यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग टूल यूज़, फॉर द इफेक्टिवनेस, हम लोग को इंक्रीज करना है हमारा इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी एंड कवरेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देन वी कैन यूज़ दिस ऑटोमेटेड टूल, ओके। सो जब भी आप लोग कोई भी ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज़ करते हैं then you have to remember some key points. Now we will see the different key points that we have to remember while using automated testing. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेस्ट केसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेस्ट केसेस। ये क्या होता है, नाउ सिंपल एंड इजी रिपीटेटिव टेस्ट केस मैन बी गिवन अ टूल while complex test cases where tester have to take lot of decision may not be automated. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस है
या रिपीटेटिव आप लोग को जो टेस्ट केस है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, देन यू हैव टू ऑटोमेट योर टेस्टिंग process. Okay, so these tools are more faster than the human beings in any part of the testing where complex mathematical calculation are involved. देखो, जब भी हमारे सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तब जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है वो फास्टर है देन अवर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो क्विकली परफॉर्म नहीं कर सकते, वो इजीली आप लोग ऑटोमेशन टूल से कर सकते हो. ओके, सो व्हेन अवर टेस्ट केसेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है टेस्ट केसेस का, देन वी हैव टू ऑटोमेट योर टेस्टिंग. देन सेकेंड है टेस्ट केस डिपेंडेंसी. नाउ when success or failure of the one test case has a direct effect on the next test case, the automation may be avoided. So generally in automation, the self-cleaning and self-standing test case are performed as there may not be much dependency. Okay, तो देखो यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेस्ट केस है, उसका जो भी सक्सेस है या फेलर है तो उसका रिजल्ट डायरेक्टली दूसरे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट मतलब इफेक्ट करता है. तो ऐसी जब भी सिचुएशन होगी तब हम लोग ऑटोमेशन को अवॉइड करते हैं. तब हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन को अवॉइड करते हैं. सो जनरली इन ऑटोमेशन जब हम लोग सेल्फ क्लीनिंग एंड सेल्फ स्टैंडिंग टेस्ट केसेस होते हैं, देन वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट केस टेस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग. देन third point is number of interaction of testing. Now if the same test case is expected many times, the iteration automation is better option than doing it manually. So if the number of iteration may not very high, the automation test may be very costly affair. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई हम लोग को टेस्ट केस को बार बार एग्जीक्यूट करना है, देन जो इटरेशन रिपीटेशन होता है देन वी हैव टू यूज़ दिस ऑटोमेशन टेस्टिंग. बट जब भी ऐसे रिपीटेशन नहीं होता है टेस्ट केस का, तब हम लोग वो ऑटोमेशन टेस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है. ओके, सो दिस आर द सम क्राइटेरिया एंड सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग. तो कौन कौन से वो पॉइंट, complexity of test cases, then test case dependency and number of iteration of testing. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि why we have to give very important on the selection of the testing tool. तो क्यों हम लोग को टेस्टिंग टूल्स प्रॉपर और एप्रोप्रिएट टेस्टिंग टूल सिलेक्ट करने चाहिए, देन सम क्राइटेरिया for the selection of testing tools and when we have to automate our testing tools. Okay, so I hope you will understand today's topic. Thank you.